जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम इफेक्टिव टीचिंग जो होती है, प्रभावी शिक्षक सहायक तत्व, उनसे जो क्वेश्चन है, यानी आपका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हमने सब कैटेगराइज किया है, तो पार्ट सी जो है शिक्षण प्रभावक तत्व, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली आपने प्रीवियस के सारे लेक्चर को कंटिन्यूअस देखा होगा, प्लेलिस्ट अपडेट है। साथ ही साथ चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग और भी चीज़ें जो है कंटेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जो यूनिट है उसको भी फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है 18 जून के एग्जाम में। Which of the following will be called behavioral rather than attitude and beliefs related competence for becoming an effective teacher? एक जो प्रभावी शिक्षक है वो बनने की सात क्षमता के संदर्भ में आपको बताना है कि किसी अभिवृत्ति और धारणा के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा, कि वो कोई एप्टीट्यूड नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, बल्कि वो बिहेवियरल चेंज है। तो उसका फोकस ऑन कंट्रोल, फोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बिंदु या कम्युनिकेटिंग, संप्रेषणीयता, प्रबंधन और निगरानी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, या इसके अलावा हम कहें टीचर इंथुजियाज्म, शिक्षक का जो उत्साह होता है, या इवेलुएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। इसने ये आपसे सीधे पूछा कि एक प्रभावी जो शिक्षक बनना है, तो प्रभावी शिक्षक बनने की सात क्षमता के संदर्भ में आपको बताना कि किसी हम अभिवृत्ति और धारणा के बजाय व्यवहारगत कहेंगे, कि वो चीज़ उसके बिहेवियर में है, टीचर के वो चीज़ बिहेवियर में है। तो यहाँ पे देखिए, जो वो बातचीत करता है, उसकी कम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, वो बच्चों के साथ किस तरीके से प्रबंधन करता है, सब कुछ मैनेज करता है, अपने फीडबैक को कैसे देता है, चीज़ों को इवैल्यूएट कैसे करता है। तो सात क्षमता वो प्रयास है, अपनी जो क्षमता अगर देखें, वो ऐसा प्रयास है एक शिक्षक के द्वारा जो लर्निंग को प्रभावी बनाता है। अगर वो बहुत अच्छे से, मान लीजिए कि मैं ही आपसे बातचीत कर रही हूँ, यानी इस टॉपिक को क्लियर करा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, चीज़ों को जो बताना चाहूँ तो उसको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब बीइंग अ टीचर आप क्लासरूम में जाते हैं, स्टूडेंट भी आपसे यही जो है उम्मीद रखते हैं कि टीचर जो समझाएगा, कम्युनिकेट अच्छे से करेगा, पूरे क्लास का मैनेजमेंट ढंग से करेगा, शोरगुल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावी बना देता है लर्निंग प्रोसेस को। तो इसमें शिक्षक हो या विद्यार्थी, दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में, जैसे व्यवहार है, उसकी अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास, इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सात क्षमता निम्नलिखित अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहार गति इसको कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल, विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये सभी होता है। Which of the following are said to be style related competence of an effective teacher? नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवीणताएं कौन सी मानी गई हैं? तो वही है ऑर्गेनाइज डिमेनर, विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली, क्लियर एंड इन अ कंट्रोल। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। दूसरी बात है कि लिटरेसी, विच इम्प्लाइज जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग। साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। इनके अलावा सेल्फ एफिकेसी, विच रिफर टू ए पर्सन सेल्फ परसिव्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म ए टास्क। आत्म सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। इनके अलावा फ्लैक्सिबिलिटी, विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट। नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। और इनके अलावा इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग, तो ये पहले भी हमने देखा था। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ओपिनियन। वही सेम चीज आपसे पूछा ना कि प्रभावी शिक्षक की शैली, उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल तो बनाता है, यानी वो कैसे पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग जो है कैपेसिटी, उसका नॉलेज, वो तो अच्छी बात है। लेकिन प्रभावी जो बनाना है लर्निंग प्रोसेस को, उसमें विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप चीज़ों को अपनी शैली में ढाल के उनको समझाना है और उनको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो शिक्षक का व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका ऑरा है, वो भी लर्नर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रभावी शिक्षक की शैली में क्या चीज़ें होनी चाहिए? व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है उसका व्यवहार क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, संवेदनशील और मृदुभाषी, मीठा बोलने वाला टीचर होना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर क्या होगा? मान लीजिए एक शिक्षक है,
तो कक्षा में क्या है कि सूचना ही सूचना, सबके उसमें भार जो है सूचना का बढ़े जा रहा है। तो उच्च स्तर पर योगदान होगा उससे, या प्रभावी शिक्षक होगा, सटीक शब्दार्थ होगा, प्रतिपुष्टि में देरी होगा। भाई जब सूचनाओं का भार ही भार है, तो एक जो टीचर है क्लासरूम में आपको टीचिंग कराने आता है, वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए ना। अब एक ही समय में ढेर सारी सूचनाओं को प्रेषण भेजना, एक ही समय में एक बार में कर देना, तो बच्चों का जो लर्निंग है वो उसमें समस्या हो जाता है, और वे उस पर उचित जो फीडबैक वो नहीं दे पाते। तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं। उनको कम दो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने मान लीजिए यहाँ पे पढ़ा, और हमने ये कह दिया कि शिक्षण प्रभाव तत्व में आपको कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको लगता है ज़रूर होने चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करो। तो जैसे हमने एक चीज़ दिया, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट 2 पॉइंट लिख दे, लेकिन हमने उससे ये पूछ लिया अगर कि हमको मॉडल ऑफ टीचिंग भी नीचे लिख के बता देना, और साथ में शिक्षण प्रभाव तत्व के बारे में भी बता देना, लेवल ऑफ टीचिंग बता देना, ब्लूम टैक्सोनॉमी बता देना, फिर वो क्या कर पाएगा? तो वो ना कर पाएगा, ना ही हमें चेक कर पाएंगे कि क्या जो हम डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर, उससे कुछ भी फ्रूटफुल हो रहा है, कुछ लाभ उस बच्चे को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही है कि फीडबैक के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती विद्यार्थी सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। निम्नांकित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार क्या है? इफेक्टिव टीचिंग का बेस क्या होता है? अध्यापक की मध्यस्थता में संवाद, जो शिक्षण को क्या पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में मदद करता है। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना की मांग करना, कम त्रुटि दर को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। तो सही बात है, त्रुटि की दर को, आपको गलतियों को कम करना है और सफलता की दर को जो है ऊंचा रखना है। इससे विद्यार्थियों का जो आत्मसम्मान है और सकारात्मक व्यवहार, उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलेगा, प्रभावी शिक्षण भी होगा। और प्रभावी शिक्षण व्यवहार के तहत एक शिक्षक कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलता पूर्वक करना है, जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर को जो चाहता है, मनोवांछित सफलता, वो उसको अर्जित कर पाए। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को क्या कहते हैं? वो जो पिच मॉड्यूलेशन होता है ना, कि कब बहुत तेजी से बोलना, कब नहीं बोलना है, इसको पराभाषिक कहते हैं। कक्षा में जो शिक्षक की वाणी है उसको स्वराघात को पराभाषिक कहते हैं। शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ड या अक्षर पर अन्य वर्डों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वराघात। यानी जब भी हम बोलते हैं तो बोलने में वर्डों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है, उसको हम स्वराघात कहते हैं। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह, कोई भी शिक्षक है उसके लिए सुनना जरूरी है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकता को पूरी कर पाए, यानी पूरी कर पाए उसकी आवश्यकता को, ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके, अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन की जा सके। तो कोई भी शिक्षक है, शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण क्यों है? ताकि वो लर्नर की आवश्यकता को समझ सके। जब आपने लर्नर को सुना ही नहीं, उसका क्या मतलब कि वो क्या चाहता है आपसे, क्या उसकी प्रॉब्लम है, जब आप सुनेंगे नहीं तो कोई समाधान कैसे देंगे? तो किसी भी शिक्षक के लिए सुनना बहुत जरूरी है ताकि वो लर्नर की आवश्यकता को पूरी कर सके। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान लर्नर की सभी बातों और समस्याओं के बड़े ही ध्यान से उसको सुनना और देखना चाहिए। उसके बाद उनकी संबंधित समस्याओं को दूर करके उनके आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करनी चाहिए। जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्वाधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित करता है उस चीज को? तो यह है शिक्षक प्रभावी है। जब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका में होता है, तो कम संसाधनों का प्रयोग कर और उसके प्रयास तथा स्वाधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करता है। प्रभावी अध्यापक कौन है? इनमें से जो प्रभावी अध्यापक वो कौन है? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रभावी अध्यापक वो है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अध्यापकों को कक्षा में छात्र अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को अधिक से अधिक अर्जित भी करते हैं। अधोलिखित वक्तव्यों में से कौन सबसे ज्यादा तर्कसंगत आपको लगता है? शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक पैदा होते हैं। इनमें से आपको ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। यह वक्तव्य सबसे अधिक तर्कसंगत है और यदि कोई शिक्षक ऐसा करने में सफल होता है तो निश्चित ही शिक्षक प्रभावी शिक्षक कहलाता है।
अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन-सा है? छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक छात्रों को दंड देना है, क्योंकि इससे बेवजह कक्षा में व्यवधान आता है और इसके साथ-साथ छात्रों में नकारात्मक सोच भी उत्पन्न होता है, जो उनके प्रभावी अध्ययन में बाधा पैदा करता है। इसलिए छात्रों को दंड देना एक नकारात्मक फीडबैक के रूप में काउंट किया जाता है। रिसर्च की समस्या का चुनाव करना है, तो ये अनुसंधान की समस्या के बारे में बताया कि आपको चुनाव करना है तो किस दृष्टिकोण से आप करते हैं कि शोधार्थी की रुचि, आर्थिक सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता, संबंधित साहित्य की उपलब्धता। भाई रिसर्च करना है, आपको थीसिस लिखनी है, तो ये जब आपको इतना लॉन्ग टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, तो जो शोधार्थी रिसर्चर है उसकी इंटरेस्ट तो होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो शोधार्थी की, हालाँकि ये आपके सेकंड उसमें है यूनिट में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, शोधार्थी की रुचि या अनुसंधानकर्ता की रुचि। अनुसंधानकर्ता को किसी अनुसंधान समस्या का चयन करते समय अपनी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। समस्या के अध्ययन में जब तक उसकी रुचि नहीं हो, वो समस्या का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाता। अनुसंधान में समस्या के अध्ययन के लिए जितनी ही अधिक रुचि होगी, ये देखा गया है कि उसमें उतनी ही अधिक समस्या के संबंध में गहनतम अध्ययन करने की प्रवृत्ति होगी। जब रिसर्चर के अध्ययन विषय में कोई रुचि नहीं होगी, तो वो समस्या का अध्ययन लगन से नहीं करता है और कठिनाई आने पर वो समस्या का अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है। इसके अलावा अनुसंधान समस्या के चयन से संबंधित कुछ व्यावहारिक तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता की अभिक्षमता, व्यय, अध्ययन और समय। अनुसंधान समस्या व्यावहारिक मूल्यों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। असाध्य समस्या, नवीनता। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण क्या है इनमें से? तो ये है, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करते हैं। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। क्यों? क्योंकि वह छात्रों में मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। अध्यापक की भूमिका प्राचीन युग से ही महत्वपूर्ण रही है। अध्यापक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अध्यापक छात्रों को मानव मूल्यों की जानकारी देकर उसे अच्छे नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ताकि छात्र समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके। तो अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण इनमें क्या है? विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। अगर आपके विषय पर, आपके सब्जेक्ट पे कमांड है कोई भी टीचर, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर अपने आप को प्रेजेंट करेगा। तो अध्यापक की असफलता का मुख्य कारण उसको उसके विषय पर पर्याप्त नियंत्रण का ना होना, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान ना होने पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता तथा प्रभावपूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता और बालकों की उत्सुकता तथा जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय के प्राधिकृत विद्वान द्वारा अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, या मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, या छात्रों का मित्र बन के। तो अध्यापक जो है अपने छात्रों के साथ किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? अपने ज्ञान एवं कौशल से, है ना, अपने ज्ञान और कौशल से वो जो है प्रभावित कर सकता है अपने स्टूडेंट को। जब अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण जानकारी रहता है, तो वो एक योग्य अध्यापक होता है। लेकिन योग्य होना ही अध्यापक के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी तो है कि वो अपना जो टीचिंग का पैटर्न, उसकी स्टाइल है, वो भी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। जब जो भी टीचर है वो, उसका शिक्षण, उसकी टीचिंग तो तभी इफेक्टिव होगी जब जो बच्चा होगा वो सीखने में बहुत इंटरेस्ट ले और अध्यापक भी बहुत संतुष्ट हो, यानी फीडबैक भी बहुत अच्छा है, बच्चे टीचर का सम्मान करें और टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश उन बच्चों से। तो ये जो अंतःक्रिया क्लास की होगी, जिसमें बच्चे भी प्रभावित हो, छात्र भी, दोनों के बीच बहुत अच्छे से सामंजस्य हो, अच्छा क्लासरूम तो वही माना जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? कौन से टीचर को आप पसंद करेंगी, या आप पे देखिए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाले शिक्षक हो, एक स्नेही शिक्षक हो, या एक अनुशासित शिक्षक हो, या एक शिक्षक जो प्राय विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो जो एक आदर्श दृष्टिकोण वाला हो, यानी एक आदर्श शिक्षक का आकलन उनके चारित्रिक और शैक्षणिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। आदर्श शिक्षक वो है जो अपने चरित्र की शुद्धता को कायम रखते हुए अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन भलीभांति करता है। एक आदर्श शिक्षक किसी भी समाज व राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होता है। आदर्श शिक्षक समाज में व्याप्त भाषागत एवं अशिक्षा में ही अंधेरे को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं उच्च शिक्षाधारी और योग्यताओं से भरा होता है। वह अपने सिद्धांत को कायम रखता है, दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है। वे उच्च शिक्षाधारी और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय होता है। वे बच्चों को पढ़ाते समय अत्यंत स्नेह का प्रदर्शन करता है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है?
विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के लिए तैयार करना और शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। देखिए, एक टीचर के लिए तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य ये है कि शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बना दे। शिक्षक के लिए यही चुनौती होती है, वो किस तरह के शिक्षण विधि का प्रयोग करे कि ताकि बच्चे बिना कठिनाई के साथ जो भी उनको सिखाना है वो बहुत ही हँसी-खुशी में सीख लें और पूरे क्लास का माहौल भी ऐसा बहुत ही आनंददायक और रुचिकर बना रहे। निम्नलिखित में से कौन-सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन के लिए प्रभावशाली सिद्ध होगा? मतलब जो चीज़ें समायोजित करनी ही चाहिए आज के समय में एक टीचर को, वर्तमान समय की बात। प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का वो प्रयोग ज़रूर करे। अब जितना भी वो प्रयोग करे, आवश्यकता ज्ञान का पता लगाए, उस पे अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो जो भी लर्नर है वो अध्यापन के दौरान, मतलब कि जो भी अध्यापक अधिगम करा रहा है, लर्निंग करा रहा है, वो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अगर सिखाता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ें आपने फ्लो चार्ट, डायग्राम इनसे समझाने की कोशिश की, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें आप टीएलएम में यूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ करिए। वो प्रभावशाली शिक्षक तो होगा ही, प्लस अपने सब्जेक्ट का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। एक अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊँचा करना, शारीरिक स्तर को ऊँचा करना, मूल्य पद्धति बनना। देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो सर्वपक्षीय विकास में, है ना? उसका सर्व पक्ष का यानी सभी पक्षों के विकास ज़रूरी होते हैं। तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य ये है कि विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में हेल्प करें। इसके साथ ही शिक्षक का कार्य है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को सभी विषयों की सर्वोत्तम शिक्षा देकर उसे एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनाना हो, उसे बनाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सामाजिक ज्ञान के अभाव में जहाँ एक और विद्यार्थी समाज को सही दिशा देने में असमर्थ रहता है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वो गलत निर्णय देकर अपने साथ ही अपने परिवार, समाज, देश, विश्व को भी विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वोत्तम भौतिक शिक्षा के साथ-साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौतिक शिक्षा तो जो दी जाती है, लेकिन मूल्यों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। एक सभ्य समाज में रहने के लिए सर्वोत्तम सामाजिक शिक्षा तथा एक सुंदर एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना वो बहुत ज़रूरी है। एक सफल अध्यापक वो है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय है, शांत और प्रतिक्रियाशील है, सहनशील और प्रभुत्वकारी है, निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो आप किसको मानेंगे? जो संवेदनशील भी हो, अनुशासन प्रिय भी हो। आपके टीचर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बच्चों के साथ अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वो भी भावुक हो रहे हैं। उनके साथ उनकी संवेदनाओं के साथ अपनी भी संवेदना को साझा कर ले रहे हैं और बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। वो अपने टाइम का ख़्याल रखते हैं, क्लास कब लेना है क्या, बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ वो आते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब वो खुद अनुशासन मेंटेन करेंगे तो बच्चे भी उनसे ज़रूर प्रभावित होंगे। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन-सा गुण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ये क्लास भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे ये पूछा जा रहा है, बीइंग अ टीचर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर के रूप में, बच्चा जब आपको देखता है तो ये आपके गुण अंदर होना चाहिए। जैसे आपके विषय में निपुणता और सामाजिकता भी आपके अंदर होना चाहिए। तो एक अच्छे अध्यापक के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपने विषय में तो निपुण हो ही, विषय में निपुण होने पर ही वह छात्रों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे पाएगा और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए। इसके साथ ही उसमें सामाजिकता भी होनी चाहिए। सामाजिकता होने पर वह छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेगा तथा उनकी समस्याओं को समझेगा और उसे दूर करने का प्रयास भी करेगा। तो यहाँ पे हम जो है शिक्षण प्रभावक तत्व का सेकंड क्लास लिए और मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस के सारे लेक्चर आप कंटिन्यूअस देख रहे होंगे, है ना? और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स अपने सर्कल में जो भी यूजीसी नेट के पेपर में अपीयर होने वाले हैं या जहाँ भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन तक ये जरूर साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।